47 यूट्यूब चैनल पर। और आभारी हूँ आपके इंतज़ार के लिए कि आपने इंतज़ार किया। शायद ये इंतज़ार में भी बदल सकता था आज, लेकिन ठीक है, इतना होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। और आज उन्हीं में से एक दिन था। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करूँ। एक्चुअली आज मैं लिफ्ट में करीब 22 मिनट तक चुपचाप फंसा रह गया। संडे का दिन, कोई हेल्प नहीं, खाली बजाओ, वो सायरन बज रहे थे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, क्योंकि मैं -2 में था। -2 -3 पार्किंग होती है, तो आप और नीचे होते हो तो नेटवर्क भी नहीं। अब सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन बचा था कि मैं इमरजेंसी कॉल कर सकूं। अब नहीं होता तो वही करते। तो मैं पिछले 20-22 मिनट से लिफ्ट में सिर्फ पसीना पसीना हो रहा था और उसको धबधबा रहा था, हेल्प हेल्प। लेकिन काहे का हेल्प? उसमें फर्जिया लिखा हुआ था, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करे, ये करे, वो करे। अरे मोबाइल में नेटवर्क हो तब तो कोई करे इमरजेंसी नंबर पे कॉल। और आज मुझे ये समझ में आ रहा था कि कैसे कभी कभी भ्रष्ट सिस्टम की वजह से लोगों के प्राण जाते हैं। हालांकि ये मुझे बहुत अच्छे से एहसास है। अब आज लिफ्ट में मैं तुम्हें बताऊं, कभी लिफ्ट में अकेले 20-22 मिनट फंसो और फिर फाइनली हुआ क्या, फाइनली मैंने ट्राई किया कि यार इसका गेट खुद से खोलने की एक बार कोशिश करता हूँ। फिर खोलने की कोशिश किया तो लकीली खुल गया लिफ्ट का गेट। अब वो ढीला होने की वजह से, चाहे जिस भी वजह से, लेकिन खुल गया। तो बाहर आके क्लास लेना पड़ा। तो बड़ा माइंड अपसेट सा। अब मन में, आज आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में कोचिंग में बेसमेंट में पानी भरने की वजह से कुछ छात्रों की डेथ भी हो गई थी, ठीक है ना। तो वो भी एक बड़ा मतलब सब कुछ था, भ्रष्ट टाइप की चीज़ें हैं यार। अब आज मैं क्लास लेके जब निकलूंगा ना, तो मैं जो यहाँ का लिफ्ट मैनेजमेंट होगा ना, उससे आज मैं बात करता हूँ कि अच्छा मान लो हम लोग पढ़े लिखे हैं, जानकारी है कि इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर दोगे लिफ्ट नहीं खुल रहा है, और इमरजेंसी नंबर लगता भी नहीं है। वो आप जब होते हो -2 -3 में ना, तो नहीं लगता है। अब जो यहाँ के वर्कर हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग बाय द वे फंस गए, उनका क्या होगा? मुझे तो नहीं लगा था कि आज की मैं क्लास भी ले पाऊंगा। मुझे लगा हो गया, अब जब तक कोई आएगा नहीं तब तक तो लिफ्ट खुलेगा नहीं। तो एकदम मतलब समझ रहे हो, मूड अपसेट टाइप का हो गया कि एकदम बेवकूफ़ी टाइप की चीज़ें कभी कभी। अब मुझे आज को लेकर नहीं, भविष्य को लेकर टेंशन है कि कोई कम पढ़ा लिखा या कोई बुजुर्ग अगर लिफ्ट में फंस गए, उनका क्या होगा? वो तो परेशान हो जाएंगे ना। तो वो सारी बातें हैं। तो खैर ठीक है, देखा जाएगा। तो किसी दूसरे को दिक्कत ना हो, इसलिए आज एक कदम उठाना पड़ेगा। और तुम लोग के क्लास के बाद मैं सबसे पहले इस बिल्डिंग के मैनेजमेंट के लिफ्ट वाले के पास ही पहुंचूंगा। बताऊंगा मैं कि ये सब 3 तूफान कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अरे तुम लोग साथ हो यार। अब लिफ्ट में खाली वो हम पीटे जा रहे हैं, हेल्प हेल्प हेल्प, लेकिन काहे 20 मिनट तक हेल्प आवे। और फिर वही बात कि अपनी हेल्प खुद करो। दरवाजा खोले तो खुल गया लिफ्ट का। अब नेटवर्क, एयरप्लेन मोड सब डाल के देख लिए, कुछ हो नहीं रहा था, साला दिमाग खराब हो गया। खैर, तो ये सब होता रहता है, कभी कभी लाइफ में सब होता है। चलो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज संडे स्पेशल। आज हम लोग कुछ मैराथन टाइप का न करके, आज हम लोग कुछ जैसे क्या होता है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन जो एमटीएस के पेपर में पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, उन सब को एक जगह कर देते हैं। जितने भी एमटीएस के पेपर हैं उन सब को एक जगह कर देते हैं। तो संडे हो या मंडे, तिरंगे का तो भरपूर सम्मान होना चाहिए। और आज भारत का वो क्या कहते हैं, भारत ने अपना पेरिस ओलंपिक में मेडल की शुरुआत भी कर ली। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रोंज मेडल भी जीत लिया है। तो तिरंगे को देख करके ये लगता है कि अब तो बिल्कुल हम लोग के पदकों की उम्मीद और बढ़ जाएगी पेरिस ओलंपिक में। तो शुरुआत करें, ठीक है, अब शुरुआत करें आज के सेशन का। चलो तो पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। थोड़ा तेजी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 50-100 जितना प्रैक्टिस कर लें। ये एमटीएस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, इसीलिए आज मैंने लिखा कि जो पहली बार एमटीएस देने जा रहे हैं वो देख लें कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आराम से आपको धैर्य रख के पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं।
और ये कल वाली पीडीएफ आज सुबह के करंट अफेयर में अपडेट है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना, चलिए अगले अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तेजी से आंसर करो। जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है? वेस्ट बंगाल में। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आंसर करो। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, 5 राष्ट्रीय उद्यान आपके पेपर में एमटीएस के पूछा है, 5 यहाँ पे है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान बी ऑप्शन असम में। सिम्बलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अब सच सच सोच लेना कि ये तुम्हें आ रहा है कि नहीं, तो ये आपके लिए ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। बल पराक्रम, ठीक है ना, बल पराक्रम ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो सर अगर बल पराक्रम की बात करें तो मेघालय में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, आज मैंने चूंकि क्वेश्चन अलग अलग उठाया हूं तो नंबरिंग करना मेरे से मिस्टेक हो गया है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ए ऑप्शन झारखंड में। बेंगलुरु किस नदी के तट पर है? अगर आप पहली बार एमटीएस एसएससी देने जा रहे हैं तो थोड़ा देखिए, बेंगलुरु किस नदी के तट पर है? वृषभावती नदी के। देख रहे हो ना, छोटी छोटी, इसीलिए मैंने जो वरदान बैच ला रहा हूँ उसमें इस तरीके की चीजें डाल रहा हूँ। कारवार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? कारवार, तो कारवार किस नदी के तट पर स्थित है? काली। अगला, अहमदाबाद शहर निम्न में किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने थोड़े थोड़े के सेक्शन में आज का ये सेशन किया है। तो अहमदाबाद है सर साबरमती के तट पर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, तेजी से आंसर करो। पटना शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? पटना, तो पटना शहर गंगा नदी के। गुवाहाटी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा सर। गुवाहाटी स्थित है ब्रह्मपुत्र के। एलिफेंटा गुफाएं भारत के किस राज्य में है? एलिफेंटा गुफाएं भारत के किस राज्य में? सर एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है? बताओ। महाबोधि मंदिर नहीं, पट्टाडोकल नहीं, खजुराहो। निश्चित तौर पे खजुराहो भी मध्य प्रदेश में है। एलोरा गुफाएं नहीं, खजुराहो, ठीक है ना। खजुराहो, एलोरा और अजंता गुफाएं ये तो महाराष्ट्र में पड़ जाता है ना, महाराष्ट्र में पड़ जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल कर्नाटक में स्थित है? बताओ। कर्नाटक में है आपके बी और सी दोनों। हम्पी भी कर्नाटक में है और पट्टाडोकल भी कर्नाटक में है, ठीक है ना, बी और सी दोनों। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान एक अब भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं? 43वें की भी घोषणा हो चुकी है। 43 हो चुके हैं। 43वें का नाम जरा बताओ तो। 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? सुंदरबन कहाँ है सर? पश्चिम बंगाल में। भीमबेटका का जो गुफा है, जो कि सबसे प्राचीन गुफाओं में एक माना जाता है, आदि मानवों की कलाकृतियां वहां आपको दीवारों पे देखने को मिलेंगी, वो कहाँ पे है? आंसर करो सर। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास सांची है, उसी का थोड़ा आगे ये है। डांडिया रास का एक प्रसिद्ध नृत्य है। डांडिया सर, डांडिया किया जाता है गुजरात में। सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे रहते हैं। ये वजह है कि एमटीएस के अगर आपके 25 क्वेश्चन आएंगे या जीडी के या किसी के, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो रुला मारते हैं। अब नाटी भारतीय राज्य का एक नृत्य रूप है। नाटी होता है हिमाचल प्रदेश में। ये वाला नहीं आया होगा, ये नहीं बना होगा। अगला, लाहो एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। लाहो एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। लाहो सर एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है मेघालय का। अगला, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ये कलेक्शन है आपके एसएससी पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। यक्षगान कर्नाटक का। हिकात नृत्य मुख्य रूप से कहाँ होता है? हिकात नृत्य होता है सर बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर में। किसी भी जीवित प्राणी में कौन सा जानवर सबसे तेज ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? बताओ। किसी भी जीवित प्राणी में कौन सा जानवर सर सबसे तेज ध्वनि इसमें उत्पन्न कर सकती है? हम्पबैक व्हेल, ठीक है ना, हम्पबैक व्हेल। सार्क के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सार्क का आज देखो स्पेशल डे है, इसलिए आराम से मैं भी ए बी नहीं, आप जानते हो कि डेली मैं आपके लिए क्या करवाता हूँ, डिटेल में क्लास लेके चलता हूँ। आज ठीक है, आज थोड़ा छुट्टी सा महसूस हो रहा है। तो ये अगला, भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य, जो भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य है डी ऑप्शन हरियाणा में। उन महाद्वीपों के नाम बताइए जो एक दूसरे की दर्पण छवि बनाते हैं।
बताओ एक दूसरे की दर्पण छवि। सर आपके अफ्रीका और साउथ अमेरिका। अब सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन टफ है, बस ऐसा है कि आपका ध्यान नहीं गया है। मैं इसीलिए कहता हूँ शाम 7 से 8 जीएस की क्लास मजा दे देगी तुमको तुम्हारे तैयारी तक। कैंपागोड़ा महोत्सव। सर कैंपागोड़ा एयरपोर्ट भी आपके वहां पड़ता है, क्या बोलते हैं, साउथ में कैंपागोड़ा। और कैंपागोड़ा महोत्सव अभी दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। ये महोत्सव की बात कह रहा है, उसकी बात नहीं कि एयरपोर्ट कहाँ पे है। अगला, अब लोग जल्दी से कैंपागोड़ा देखेंगे ना, साउथ तुरंत बेंगलोर कर्नाटक ये सब दिमाग में आने लगेगा, जबकि उसने पूछा आयोजित कहाँ किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा आकार किसका है, बताओ सबसे बड़ा आकार किसका है। तो सबसे बड़ा आकार है पुडुचेरी का। एक्सरे का आविष्कार निम्न में किस वैज्ञानिक ने किया था। एक्सरे का आविष्कार निम्न में किस वैज्ञानिक ने किया था। ए ऑप्शन रॉटेंजन ने किया था। लंदन किस देश की राजधानी। सर ये तो फ्री का नंबर है। हाँ तो फ्री का नंबर है तो ले लो इंग्लैंड की। संसार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है, बताओ। संसार में गेहूं का उत्पादन होता है लल्ला चीन में सर्वाधिक। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन प्रतिशत वाइज देखोगे तो पंजाब करता है। ओवरऑल यूपी, प्रतिशत वाइज पंजाब। अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। सर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ये आपके एसएससी एमटीएस जीडी सब में पूछता रहता है। तमिलनाडु। सेल्यूलर जेल कहाँ है। सर सेल्यूलर जेल ये अंडमान निकोबार। अच्छा पहले ये अंडमान निकोबार, अब इसका अंडमान निकोबार सेल्यूलर जेल पहले अंडमान निकोबार में पड़ती थी, ठीक है ना, अंडमान निकोबार में। अगला, परिपथ में विद्युत धारा की माप की जाती है, बताओ। परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। नेक्स्ट, चपरा मारी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है भैया पढ़ा देंगे गौरी जी। चपरा मारी वन्यजीव अभ्यारण्य ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। बोरर नाडी वन्यजीव अभ्यारण्य, मैं तुम लोग में से कई लोग इसको पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार निगाह जा रही होगी, अच्छा ये भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, और इसीलिए लोग अक्सर क्या हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। बताओ इसका, नारगू वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आज चेयर लगा ले थोड़ा, अब है चेयर तो उपयोग कर ले रहे। नारगू वन्यजीव अभ्यारण्य, ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। इधर रख लेता हूँ चेयर को, आज थोड़ी देर आज चेयर पे भी बैठ जाऊं। हाँ अब इसका आंसर करो, नारगू। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, थोड़ा सा बैठ गए तो। डंपा टाइगर रिजर्व आपके मिजोरम। नेक्स्ट, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है। सर झारखंड चले क्या, चलो झारखंड चलो, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब, बताओ। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब, बी ऑप्शन 25 जनवरी, ठीक है 25 जनवरी। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस, आसान है। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पेपर में रहते हैं और कई बार ये आपको अच्छा खासा मार्क्स दिलवाते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए सर 16 सितंबर कहाँ है, सी ऑप्शन 16 सितंबर। अगला, विश्व वन्य जीव दिवस। अब देखो आर्टिकल 48A में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन, प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट दोनों दिया हुआ है। सर ये आपके मनाया जाता है 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो सर फ्री का नंबर है, दे दीजिए, ले लीजिए भैया, 21 जून को। आज रिवीजन हो रहा है, आराम से करो। रिवीजन टाइप का मतलब कि जो एसएससी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं छोटे छोटे, मैं वो लेकर के आया हूँ। पाकयोंग हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। डिटेलिंग वाली क्लास कल से चलेगी, वो नहीं हम लोग हर ऑप्शन को डिटेलिंग करते हैं, वो कल से रहेगा। पाकयोंग हवाई अड्डा सर सी ऑप्शन गंगटोक में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, बताओ। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। जाली ग्रांट हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, जाली ग्रांट हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो जाली ग्रांट हवाई अड्डा, ए ऑप्शन देहरादून में। पल्लवी भैया गुड इवनिंग भैया, चलो और सभी छात्रों को गुड इवनिंग भाई। अगला, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय, ये तो हमारे घर है, अगर हमको घर जाना हो तो यहीं जाना होगा, वाराणसी, ये हमारे गृह जिला का है। लिंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है,
अच्छा, आज के छोटे छोटे क्वेश्चन बवाली टाइप के लग रहे हैं ना। कुछ तो ऐसे आ रहे हैं कि आदमी टिक मार के आगे बढ़ जा रहा है, और कुछ ऐसे आ रहे हैं जो रुला मार रहे हैं, जैसे ये टिक मार के आगे बढ़ जाओ। इसमें कुछ है ही नहीं है करने के लिए। लेकिन अब इसमें सोचना पड़ जाएगा कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान किस शहर में स्थित है, बताओ। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान। तेजी से सब लोग आंसर करो यार, सब आंसर करो एकदम दौड़ा दौड़ा के। सर राइट आंसर है आपके देहरादून। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। और जब ऐसा पेपर आता है तो कट ऑफ हाई जाता है। गन्ना सर कोयम्बटूर कहाँ है, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय डेयरी सर ये तो आपके हरियाणा में करनाल में पड़ता है, ऑप्शन सी, ठीक है ना। NDRI आपके जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला, फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, बताओ। फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, सर। फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन वेस्ट बंगाल में। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, कोरबा, सर। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ में है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन, आप हरियाणा में आइए। छोटू राम जी बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व है हमारे देश के लिए, इन्होंने बहुत कुछ किया छोटू राम जी ने। चंद्रपुर सुपर थर्मल स्टेशन स्थित है, चंद्रपुर, सर महाराष्ट्र कहीं दिख रहा है, यस, डी ऑप्शन पे। रायचूर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है, रायचूर थर्मल। देखो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। रायचूर सर कहीं आपके छत्तीसगढ़, ठीक है ना, रायचूर छत्तीसगढ़ है। अच्छा वो रायपुर है, ये रायचूर है, सही है सही है सही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला वो रायपुर है, ये रायचूर है। पुर और चूर में अंतर है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ पर है, बताओ सर। कुरनूल सोलर अल्ट्रा मेगा पार्क आंध्र प्रदेश में। चरणका सोलर पार्क, सच बताओ पहली बार देख रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन टफ आएगा, लेकिन जैसे 25 क्वेश्चन का सेट हो ना, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि लगेंगे छोटे, होंगे नहीं वो, या तो निगेटिव मार्किंग में ले जाके तुमको डाल देंगे। राइट आंसर गुजरात। अगला, पावागाड़ा सोलर पार्क स्थित है, पावागाड़ा सोलर पार्क, पावागाड़ा सोलर पार्क स्थित है कर्नाटक में। सकरी सोलर पार्क स्थित है, सकरी सोलर पार्क, सर सकरी सोलर पार्क आपके स्थित है महाराष्ट्र में। कासरगोड सोलर पार्क, देखो मैंने हर क्वेश्चन एक जगह कर दिया SSC का। सोलर पार्क के सारे क्वेश्चन एक जगह, नेशनल पार्क के एक जगह, थर्मल पावर प्लांट के एक जगह। ये मैंने किया है तुम्हारे लिए, ताकि अगर तुम पहली बार SSC का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे MTS चाहे GD, तो तुम्हें इसमें मदद मिल जाए, या BSSC जो भी एग्जाम SSC पैटर्न का हो। अब देखो स्टेडियम का, पलजोर स्टेडियम, अब करके आंसर बताओ, अब करो। तो सर पलजोर स्टेडियम पड़ता है गंगटोक में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये तो सर पता है, ये हैदराबाद में है। बक्सी स्टेडियम किस शहर में, अब बताओ। ये आ जाता पेपर में तो गलती होता कि ना होता। बक्सी क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में। अगला, ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है, ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में। अगला, अच्छा ये तो हो गया ना ग्रीन पार्क, ये वाला ग्रीन पार्क कानपुर, ये वाला ऑप्शन नहीं गलत करो, कानपुर में है, ठीक है ना। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है मेरे भाई। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो कोलेरू झील सर स्थित है आपके सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। वुलर झील कहाँ पे स्थित है, बताओ। वुलर झील कहाँ पे स्थित है, वुलर झील आपके बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। लोकटक झील सर मणिपुर, कहीं लोकटक है, लोकटक झील डी ऑप्शन, हट मणिपुर, ठीक है ना, हाँ मणिपुर। ऑप्शन लिखने में गड़बड़ा गया भाई, यही डी है। अगला, हरिके झील कहाँ पे है, हरिके बांध, हरिके झील, हरिके बांध या हरिके झील पंजाब में। पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है, पुष्कर बताओ भाई। सर पुष्कर राजस्थान में नहीं, वहां पे वो आपके ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर यहीं पे है पुष्कर में। चिंतामोनी कर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, चिंतामोनी कर पक्षी। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करके जाने होंगे। वेस्ट बंगाल कोलेरू पक्षी अभयारण्य सर ये आंध्र प्रदेश में है। अतिवेरी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है बताइएगा, अतिवेरी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे पड़ता है, अतिवेरी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पड़ता है, तो सर ये पड़ता है आपके सी ऑप्शन कर्नाटक में। नेक्स्ट, मयानी पक्षी अभयारण्य यह कहाँ पे पड़ता है, मयानी, सोच समझ के बताओ, मयानी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे पड़ता है, तो सर मयानी पक्षी अभयारण्य डी ऑप्शन महाराष्ट्र में। समसपुर पक्षी अभयारण्य
यार ये वाला तो गलत मत करना सर। समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अगला, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बताओ, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है ना, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में। बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, तो बैंक ऑफ इंडिया का है आपके बी ऑप्शन मुंबई में। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग किस बैंक की टैगलाइन है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग किस बैंक की टैगलाइन है? बताओ। तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ए ऑप्शन, बैंक ऑफ इंडिया। सिंडिकेट बैंक का, ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे पेपर में, ऐसे भी छोटे छोटे। अब तुम लोग को ये छोटी छोटी बातें याद करनी पड़ेंगी। हम है ना ख्याल आपका, हमें है ना ख्याल आपका, बड़ा अच्छा है यार। टैगलाइन किसकी है? हमें है ना ख्याल आपका। हाँ बताओ। तो राइट आंसर क्या बनेगा सर? डी ऑप्शन, आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल नहीं है? बताओ। अरे सर इसमें जो है आपके कपास का उद्योग, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इस्पात शामिल है। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पहना जाता है। बताओ। मैसूर पेटा, सर मैसूर पेटा सिर पर पहना जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में रहते हैं जो आपको एक बार नहीं कई बार पढ़ने पे याद होते हैं। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? माहुरी संबंधित है सर ओडिशा से। वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? अब सोचो क्या ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, हर स्टूडेंट को आना चाहिए सर। ए ऑप्शन, सिक्किम। किसौट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? किसौट, सर किसौट नामक उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है। किस यकृत शोध विषाणुओं के लिए कोई टीका नहीं है? कोई टीका अभी तक नहीं है सर हेपेटाइटिस सी के लिए। कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं है? आज के क्वेश्चन थोड़ा सर घुमा रहे हैं ना। कौन सा बंदरगाह सर नहीं है? ए दीपी। अगला, खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? बताओ। दुर्योधन सिंह नेगी, सर दुर्योधन सिंह नेगी मुक्केबाजी। हमको एक बात का बड़ा मजा आ रहा है आज, ऐसे ऐसे आज के क्वेश्चन है कि कई स्टूडेंट एक बार तो उत्साह जगता होगा, गाड़ी बाप रे बाप 10 में 8 मार देंगे, फिर अगले लगता है अरे यही वाला गलत हो गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आपको कलेक्शन होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन होगा। और हाँ की कामिनी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? सर हम तो खाली गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम, ब्यास, सतलज, रावी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती पढ़े बैठे हैं, यमुना पढ़े बैठे हैं, तो ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? बताओ। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा, बी ऑप्शन, बृहस्पति। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? बी ऑप्शन, 31। कोरंडम किसका अयस्क है? कोरंडम सर अयस्क है एल्यूमिनियम का। तमिल साप्ताहिक पत्रिका फूडी अरसू किसने आरंभ की थी? फूडी अरसू किसने आरंभ की थी? सर फूडी अरसू, ए ऑप्शन, पेरियार ईपी रामास्वामी ने। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जानते हैं कहाँ से निकलती है? आज की क्लास छोटी ही होगी, बस आधे घंटे के ही आसपास चलेगी, फिर उसके बाद आज आप भी रिलैक्स कर सकते हैं। बस ये क्वेश्चन देखें। ईएमएस नंबूदरीपाद किस पार्टी से संबंधित थे? बहुत फेमस नाम है सर, डी ऑप्शन, सीपीआई से। किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? सर वो है आपके एवरेस्ट पर्वत का। देख रहे हो ना। चलो अगला। तो आज इतने ही पे रोकेंगे, हम थोड़ा सा, ठीक है ना, आज इतने ही पे रोकेंगे। और आज जो आपके लिए खास है अब उस पर बात कर लें। अभी तक सच सच बताओ कितने लोग ऐसे हो जो एमटीएस का फॉर्म नहीं भरे हो? जो एमटीएस का फॉर्म तक नहीं भरे हो वो लोग बस बताओ कि सर हमने अभी तक एमटीएस का फॉर्म नहीं भरा है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आज आप खड़े हो 28 जुलाई पे खड़े हो लल्ला और एमटीएस का फॉर्म नहीं भरे हो। ये जान लो कि आज 31 जुलाई लास्ट डेट है आपके फॉर्म का, ठीक है ना। 31 जुलाई एमटीएस का लास्ट डेट है। 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 31 जुलाई।
और ये भी बता दे, आज आप 28 जुलाई पे खड़े हो, 100 रुपए का फॉर्म है लड़कियों के लिए। अभी तक ये SC/ST के लिए फ्री है, गर्ल कैंडिडेट के लिए, SC कैंडिडेट के लिए, ST कैंडिडेट के लिए, इनके लिए ये फॉर्म फ्री है। और 2 ही सब्जेक्ट का खेल है, इंग्लिश और GS। और आपको पता होगा कि कल देर शाम, और GS में भी इंग्लिश में भी ये टॉपिक वाइज का खेल है। मेरी बात ये मान लो, MTS का फॉर्म भर दो अगर अभी तक नहीं भरे, और अगर भर दिए हो तो GS के लिए मेरा वरदान बैच कल देर शाम लॉन्च हो चुका है, इंग्लिश के लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है, और अगर दोनों चाहिए तो महापैक में ये आपको मिलता है। GS का जो वरदान बैच है आपको 149 रुपए में, जो हूबहू लगभग सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक MTS को कवर करता है। MTS GS के लिए वरदान बैच ये मैंने लॉन्च किया है। आपको मैं एक सलाह और दूंगा कि यार मेरा कहा मान के इस बार सिलेक्शन ले लो MTS में, दोबारा अवसर नहीं आएगा। 8,326 पद आए हैं, और ये जो तुम वरदान बैच लोगे ना, ये वरदान बैच, यही बैच तुम्हें GD UD सब में काम आएगा। और आज रात के बाद या कल हो सकता है मंडे को मैं करंट अफेयर पढ़ाने आऊं, उसके बाद ये 149 रुपए का नहीं रहेगा। अब एक बात सोचने वाली है, MTS यार तुम्हें क्वालिफाई करना है कि नहीं ये खुद सोच लेना। आज अड्डा स्टोर पे जाना, अड्डा स्टोर पे जाने के बाद मैं तुम्हें ये दिखाना चाहूंगा। देखो ये अड्डा स्टोर पे चले गए, ठीक है सर, ये अड्डा, यहाँ पे तो ID खुल जाती है। एक तो समस्या एक ये भी रहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ये गूगल क्रोम पे जाते हैं, ठीक है ना, गूगल क्रोम पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अड्डा 24/7, ये पहली वेबसाइट ओपन कर देते हैं। यहाँ पे देखो ऑल कोर्सेज, ठीक है ना, ये ऑल कोर्सेज पे जाओ, SSC पे जाओ, SSC MTS। सबसे बड़ी बात तुम्हें आज ये बता दे, अगर तुम्हें ये लगता है कि सर का वरदान बैच ये बस आज और आज, हालांकि ये सब कुछ आज तुम्हें MTS के महापैक में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये लगता है कि सर मुझे ना सिर्फ इंग्लिश और GS पढ़ना है, क्योंकि आपका जो वरदान बैच है, ये जो बैच है आज देखो ये 149 रुपए में मात्र पड़ेगा, उससे भी कम में पड़ेगा 142 रुपए के आसपास ये लगभग पड़ सकता है, 42 या 43 रुपए के, अगर तुम कूपन कोड लगाओ Y182। देखो इंग्लिश का जो ये सफलता बैच है इसी महापैक में है, ये जो मेरा बैच है इसी महापैक में है, सारथी बैच जो आ रहा है इसी महापैक में। और आज जानते हो क्या है, डबल वैलिडिटी +3, मतलब 12 माह वाला बैच तुम अगर आज ले रहे हो तो अगला 12 माह प्लस अगला 3 माह ये तुम्हारे लिए फ्री होगा, अब इस टाइम पीरियड में हम लोग जितना भी बैच लॉन्च करेंगे वो सब तुमको इसमें मिलता जाएगा, सब इस बैच MTS टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ई बुक पुराने सब इसमें मिलेगा। लेकिन मेरी बात समझना, सर आपने तो कहा है कि GS और इंग्लिश, ये सच है कि सिर्फ GS और इंग्लिश तुम्हारा मेरिट बनवाएगा, यही 2 सब्जेक्ट। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हमारे पास नहीं है 900 रुपए देने के लिए, कोई बात नहीं लल्ला, मेरा कहा सिर्फ इतना मान लो कि तुम ना ये वरदान बैच पे भी आज डबल वैलिडिटी है, तुम सिर्फ ये Y182 कूपन कोड लगा करके आज इस बैच के साथ जुड़ जाना, तुम्हें 149 तो नहीं ही देना पड़ेगा, इससे कम देना पड़ेगा। इस वरदान बैच में मैं तुम्हें बता दूं, अगर इस वरदान बैच को जिसकी आज डबल वैलिडिटी, फायदा हो गया जो लोग अब शाम को ले रहे हैं, कल सुबह ये रेट भी नहीं तो 648 का पड़ेगा, ठीक है ना, डबल वैलिडिटी मतलब 6+6, 6+6 12 महीने के लिए मिलेगा ये बैच। ये जो वरदान है ये किसमें तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम GD का फॉर्म कुछ दिनों बाद भरोगे, MTS का भरोगे, RRB, LP, NTPC, रेलवे ग्रुप D, RPF, कोई भी तुम GS रिलेटेड फॉर्म भरोगे तुमको ये वरदान बैच। देखो एक लोग लिख रहे हैं कि सर बैच फ्री कर दो, कैसे कर दे मेरा। और हाँ, ये वरदान बैच मैंने एक बात और कहा था, महापैक वालों के लिए फ्री है। जितने मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने वादा किया था कि जब भी मैं वरदान बैच लाऊंगा महापैक वालों के लिए फ्री है।
तो आज भी एसएससी पे जाओ, एसएससी एमटीएस पे जाओ, जो भी ये महापैक पहले ले चुका है या जो आज लेगा, कूपन कोड उपयोग करेगा Y182, उसको ये वैलिडिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, Y182 कूपन कोड, ठीक है ना। साथ ही मेरा वरदान बैच भी उसको फ्री मिलेगा। न सिर्फ वरदान बैच उसको फ्री दे दूंगा, ये देखो, उसको वरदान बैच भी फ्री रहेगा, ये डबल वैलिडिटी वाला ये बैच भी फ्री, सारथी बैच भी फ्री, सारे फ्री हैं। मैं तो ये 1 महीने से कह रहा हूं कि जब मैं वरदान बैच लाऊंगा, हवलदार एमटीएस हवलदार महापैक वालों को फ्री रहेगा। कहाँ हूं ना, तो कहाँ उससे पीछे हट रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि वरदान बैच इसमें फ्री है, ये वाला बैच, लेकिन ये है सब फ्री। आज इसके ऊपर 12 प्लस 12 प्लस 3 माह, ये करीब 27 महीने के लिए तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर इस बार भी अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो महापैक में वरदान खोज ही नहीं पा रहे हैं, फिर वो आके कमेंट में चिल्लाते हैं, गुरुजी हमको वरदान नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास एमटीएस हवलदार का महापैक है तो वरदान तुम्हारे लिए फ्री है। आज तुम लेते हो तो भी वरदान बैच यहाँ पे फ्री मिलेगा, ठीक है ना। और जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, उस बात से तुम लोग थोड़ा मुझे भटका दे रहे हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ लल्ला, मेरी बात जरा समझना, ये जीएस, यहाँ का जीएस तुम्हारे लिए जो आज 149 में है, आज ये 149 में नहीं पड़ेगा। कूपन कोड लगा देना Y182 कूपन कोड लगा करके एमटीएस के पेपर में एक जीएस और एक इंग्लिश, इन्हीं दोनों में आपको परफॉर्म करना है। बाकी क्वालिफाइंग इन नेचर है, फिर भी आप रीजनिंग और मैथ में अच्छा परफॉर्म करना। मैं तो आपसे उनमें दोनों में, रीजनिंग और मैथ में निगेटिव मार्किंग नहीं है। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में तुम तब भी 25 करके आना, रीजनिंग मैथ को छोड़ना मत, भले निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी मदद करेगा मेरिट बनवाने में। लेकिन जीएस और इंग्लिश तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हें कंपटीशन क्वालिफाई होने में। तो पहले क्वालिफाई तो करो, तब ना रैंक लगाओगे, ऐसे थोड़ी रैंक लगा लोगे। और मैं आप सबको वचन देता हूं कि ये बैच, जो मुझे पूरी उम्मीद है, ये कल महंगी हो जाएगी। आज के लिए ये 149 रुपए में है। और अगर तुम इसका स्टडी प्लान देखोगे, मैंने ऐसे इसमें टॉपिक कवर किए, स्टडी प्लान मैंने इसमें ऐसे टॉपिक कवर किए हैं जो तुम्हारे पेपर में आएंगे ही आएंगे। आओ जरा देखते हैं इसके स्टडी प्लान में। सर, प्रमुख अनुच्छेद बताओ पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। एक क्वेश्चन यहीं से रहे, तुम जीडी दोगे तो आएगा कि नहीं आएगा। आज तो डबल वैलिडिटी पे है। आज वरदान बैच 6+6 12 माह के लिए ये फ्री। आज तुम 6 माह का लोगे तो अगला 6 माह तुम्हें फ्री मिलेगा, ठीक है ना। और संसद, राष्ट्रीय नृत्य, लोक नृत्य, पंचवर्षीय योजना, प्रमुख युद्ध, जनगणना, सौर मंडल, अरे तुम इसका संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, पंचवर्षीय योजना, प्रमुख युद्ध, आंदोलन, जनगणना, वायुमंडल। और अगर तुम इसी को और ऊपर कर दो स्लाइड को, मंदिर, खेल, गवर्नर, सीएम और गवर्नर। आज 8 राज्यों के गवर्नर बदले हैं, वो तुमको इसमें अपडेटेड पढ़ाऊंगा। आज बदले हैं ना 8 राज्यों के गवर्नर। वो मैं क्यों कहता हूँ Y182 कूपन कोड प्रयोग करो, उसके पीछे कारण है। जब तुम Y182 कूपन कोड प्रयोग करके इसे लेते हो या महापैक से जुड़ते हो, तो मैं तुम्हें वरदान बैच की लिंक देखो, तुम्हारे चैट बॉक्स में पिन भी है लेक्चर। तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, जब तुम Y182 लगाते हो लल्ला, तो याद रखना कि मैं हो जाता हूँ फिर तुम्हारे लिए जिम्मेवार। फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हारे लिए कि सर अब बेहतर से बेहतर करिए। तो Y182 कूपन कोड लगा करके आज वरदान बैच 6 माह का इसकी वैलिडिटी थी। आज अगला 6 माह तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन ये रात 12 बजे तक, ये आज संडे की रात 12 बजे तक है। और मैं लिख के देता हूँ, जितने लोग मुझे जानते हो लल्ला, चाहे तुम जीडी का एग्जाम देने चले जाओ, चाहे तुम एमटीएस का देना, चाहे तुम एनटीपीसी का देना, या फिर आप सीजीएल का एग्जाम दीजिएगा, सीजीएल का, या फिर आप वो क्या कहते हैं बिहार एसएससी का एग्जाम देना, तुम देख लेना इस सब में वरदान कॉमन है। आरआरबी जेई का एग्जाम, अरे भाई किसमें पंचवर्षीय। और Y182 का फायदा क्या है सर, एक तो सबसे कम रेट मेरा बैच, फिर जब तुम मेरे कूपन कोड पे रहते हो तो मुझे ये जानकारी मिलती कि ये स्टूडेंट है। पेड बैच जब चलता है तो सिर्फ तुम होगे, हम होंगे।
तो मेरे कूपन कोड में रहोगे तो ये मुझे पता रहता है कि भैया ये पढ़ा रहे हैं, ये मेरा स्टूडेंट ये कमेंट किया, अब मैं उसका क्या कर रहा हूँ कि मतलब अब ये मेरा स्टूडेंट ये बोला कि ये भी टॉपिक पढ़ा दीजिए। वरदान बैच में मैंने इस कूपन कोड पे और एक क्या जोर लगाया कि जब हम सारा खत्म कर लेंगे तो उस समय तुमसे पूछेंगे कि लल्ला बताओ और कौन सा टॉपिक पढ़ा दूं कि तुम्हारे इस एग्जाम में मदद मिल जाए, इस एग्जाम में मदद मिल जाए। तुम्हारे पास अगर सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि सर हम लोगों के पास किसका आपके सिर्फ अवसर है किस चीज का ये निकालने का, एमटीएस में 2 ही सब्जेक्ट मेन है ना यार, इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश तुमको पढ़ाया ही जा रहा है, तुम पढ़ ही रहे हो। मैं एक बात कह दे रहा हूँ, इस जीएस में तुम देख लेना पंचवर्षीय योजना, मेला, नृत्य और आपके खेल, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, पार्लियामेंट, प्रमुख युद्ध और भी मिसलेनियस फैक्ट्स, यही सब आते हैं पेपर में। और यही सब कुछ कवर है तुम्हारे वरदान में डबल वैलिडिटी के साथ। इसकी 6 माह आज वैलिडिटी है प्लस 6 माह तुमको और मिलेगा। कल से हो सकता है मैं कहूँ ही ना कि तुम वरदान लो। और ये वरदान अगर तुम महापैक लेते हो, Y182 कूपन कोड लगा देते हो, महापैक ले लेते हो तो तुम्हें उसमें भी तुम्हें ये फ्री है, ठीक है ना, कूपन कोड। लेकिन सब कुछ खेल है इस कूपन कोड पे कि एक तो सस्ता, दूसरा मेरे बैच में तुम जुड़ोगे, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर, तुम ध्यान से देख लो, निर्णय तुम्हें लेना है। ऑल कोर्सेज एसएससी एमटीएस ये भी आज तुम्हें ट्रिपल वैलिडिटी पे है। इसमें तुम्हें याद रखना कि ये वरदान बैच मिल जाएगा, ठीक है ना, इसमें तुम्हें ये वरदान बैच मिल जाएगा। इसी में ये सारथी बैच भी इसमें मिल जाएगा, ये इंग्लिश वाला भी इसमें मिल जाएगा, आने वाले एमटीएस के सारे बैच इसी में मिल जाएंगे, ये तो तय है सर। लेकिन जीएस और इंग्लिश खेल जो है वो 2 का है। तो अगर तुम्हें लगता है नहीं सर हम नहीं 900 रुपए खर्च करना चाह रहे हैं, तो 140-42 रुपया यहाँ और 248 भी नहीं, इससे भी थोड़ा कम ही लगेगा। Y182 कूपन कोड लगा करके जिसे इंग्लिश से जुड़ना हो इंग्लिश से जुड़ जाए, जिसे, और इसकी भी वैलिडिटी डबल है, ठीक है ना, तुम्हारे एग्जाम के तो दुगना एग्जाम तक चलेगी है, इसकी भी वैलिडिटी डबल है। Y182 कूपन कोड से जुड़ करके इसके साथ जुड़ जाओ। निर्णय तुम्हारे पास है कि आज तुम्हें क्या करना है, लेकिन ये ऑफर आज तक के लिए, ठीक है ना। या फिर आप इस पे भी Y182 कूपन कोड लगा के जुड़ सकते हैं। नहीं सर हमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब पढ़ना है एक ही बार में, ये लो Y182 इस पे लगा करके जुड़ जाओ। सब निर्णय तुम्हारे पास है, ठीक है ना यार। एमटीएस के लिए बुक लाएंगे, बुक पे काम चल रही है लल्ला, और बुक आएगी आपकी अगस्त में। एमटीएस की बुक आएगी, ठीक है ना, एमटीएस की बुक आएगी अगस्त में। और जहां पे तुम लेक्चर ले रहे हो, तुम लेक्चर कहाँ पे ले रहे हो मेरे साथ, यहाँ पे आओ जहाँ पे आपके लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना। ये तुम अगर एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे पहुंच जाओ और यहाँ पे सर्च मार लो एसएससी अड्डा, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा जो सर्च मारने का है वो एसएससी अड्डा पे सर्च मार लेना, ठीक है ना। एसएससी अड्डा सर्च करने के बाद ये गाना बजाना जल्दी आता, ये यहाँ मेरा लेक्चर चल रहा है, ये तो अलग लेक्चर चल रहा है, तो आने दो। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं लेक्चर ले रहा हूँ तुम्हारा, और यहाँ पे जो है वो तुम्हारे लिए लिंक लगा दिया हूँ इस लेक्चर में, ठीक है ना। ये लेक्चर अगर मैं चला दूं तो यहाँ साइड पे लिंक लगा हुआ है, वहां से भी तुम क्या हो सकते हो, सीधे इस वरदान बैच पे आ सकते हो सीधे। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो जीएस और इंग्लिश यही जान है आपके किसके, एमटीएस के। और ये वरदान बैच, ये तो तुम जीडी दे दो, एमटीएस दे दो, बिहार एसएससी दे दो, किसी के लिए भी मैं ऐसा आपके साथ, ये तो मैं वादा करता हूं कि इस बैच में मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप जीवन भर याद रखोगे। यार किसी मास्टर ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया था हमारे सिलेक्शन के लिए। जीडी 27 अगस्त को आ रहा है और आपका एमटीएस अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म का। प्लीज इस बैच से जुड़ लेना, ठीक है ना, ठीक है ना, इस बैच से जुड़ लेना। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं सर, एमटीएस बुक में है ना, तो मैं सर ये सब टॉपिक आपने एमटीएस की बुक में ना है तो मैं लूंगा वरदान बैच से, मेरे पास है
यार देखो ये अंशु तुम्हें देखो, इसमें तो मैं पढ़ाऊंगा, एमटीएस की जो बुक आएगी उसमें प्रैक्टिस सेट होगा, प्रीवियस ईयर पेपर होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। लेकिन यार अंशु मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूं, जितने लोग हो, जितने लोग, अब देखो मैं एक प्राइवेट संस्था में यूट्यूब पे इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, इतना कह सकता हूं कि एमटीएस का गेटवे है, ये पास है, गेट है ये वरदान बैच। और मैं इसी वजह से, ठीक है ना, तो मैं इसी वजह से इस एमटीएस के वरदान बैच को सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक, ये 149 या बहुत होगा तो कल सुबह करंट अफेयर की क्लास तक 8 बजे तक, अब इससे ज्यादा इस मुद्दे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया ये वरदान बैच आज ये सस्ते में है, कूपन कोड Y182, कूपन कोड गलत लगाने की कोशिश मत करना, यही एक कूपन कोड है जो मुझे जानकारी देता है कि ये स्टूडेंट इस बैच से जुड़े हैं, बाकी और अन्य कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस बैच से, और आज डबल वैलिडिटी है, ये भी याद रखना, 6 + 6 माह, अगला 6 माह फ्री है, आज 6 माह इसकी जो वैलिडिटी, अगला 6 माह इस पे फ्री है। जय हिंद, जय भारत। बाकी आपकी इच्छा, मैं मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ आपके साथ इस बैच में, और लिख के देता हूँ जो जो स्टूडेंट आज मेरे साथ जुड़ेगा, 8326 पद में से एक पद उसके लिए मैं जूझ जाऊंगा कि नहीं ये हमारे एक स्टूडेंट का है। और 2 ही सब्जेक्ट, ध्यान से सोचना, 3 दिन फॉर्म भरने में और बचा है, 31 जुलाई लास्ट डेट है एमटीएस का। एक नौकरी ले लो यार, 35 से 40 हजार पहली सैलरी आती है, फिर आईएएस पीसीएस जो बनना हो बनना, लेकिन एक नौकरी ले लो, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, फिर जाते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, कल सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।